हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेकर्स ऑफ मॉडर्न टीचर में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो हम सब ने शुरू की थी जेएसएससी, जैक बोर्ड और ऑल एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी की एक श्रृंखला को इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इम्पॉर्टेंट इंग्लिश फॉर ऑल एग्जाम, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज इसके पहले चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, याद रखिए, आप में से कई सारे लोग, मैं स्वयं भी एक हिंदी भाषी विद्यार्थी हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसी कोई भी भाषा नहीं है जिसे सीखा नहीं जा सकता है। अगर लगन हो तो कुछ भी किया जा सकता है। तो आप सब मेरे साथ, अगर कहीं कोई भूल चूक हो जाए, कुछ आप जो मुझसे अधिक जाने, उस संबंध में आप अपना कमेंट जरूर प्रस्तुत करें। आज मैं इंपॉर्टेंट इंग्लिश फॉर ऑल एग्जाम में पहले चैप्टर्स के रूप में सेंटेंस को स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखिए, हम सब जानते हैं कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। वी नो दैट इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड लाइक ऑल लैंग्वेजेस, हर भाषा की तरह इसका भी एक अपना व्याकरण यानी ग्रामर होता है। हम जानते हैं ग्रामर, व्याकरण हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है। तो व्याकरण में जो अंग्रेजी भाषा के बारे में पढ़ना, भाषा यानी कि लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई, द बेसिक यूनिट, द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज किसे कहा जाएगा? आप में से बहुत सारे लोग इसे जानते होंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है ना, वो हम कहते हैं वर्ण, यानी कि अल्फाबेट। अल्फाबेट यानी कि वर्ण, इसे ही हम अक्षर भी बोलते हैं। आप सब जानते हैं कि अंग्रेजी में जो अल्फाबेट होते हैं, ये अल्फाबेट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वॉवेल और एक होता है कॉन्सोनेंट। ठीक है? चाहे वह ये कक्षा चाहे 5 क्लास के बच्चे के लिए, 8 क्लास के 6 क्लास के बच्चे को समझने के लिए, और साथ ही साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले एक नॉर्मल ग्रेड के बच्चे के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। आप सब ध्यान से इसे देखें। वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल में हम 5 लेटर्स को लेते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। कॉन्सोनेंट में हम लेते हैं बाकी रेस्ट। ये 5 हैं और ये 21 है। और टोटल जोड़ करके अगर पूछा जाए कि लेटर्स कितने होते हैं, अल्फाबेट को लेटर्स भी बोलते हैं, तो ये लेटर्स जो होते हैं ये होते हैं 26। और इसे ही बेसिक यूनिट कहा जाता है। यही लेटर्स मिल करके शब्दों का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 लेटर वर्ड, जैसे कि ANT। एंट मतलब चींटी। ठीक है? BALL, बॉल। बॉल मतलब हम गेंद कह सकते हैं। इसी तरह और भी सारे वर्ड्स होते हैं। तो पहले आता है लेटर, फिर आता है वर्ड्स। अब हम पूछ रहे हैं आपसे कि वर्ड्स किसे कहते हैं, वर्ड्स की एक डेफिनेशन क्या होती है। तो वर्ड्स की एक नॉर्मल सी डेफिनेशन होती है, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। ठीक है? यहां तक आपसे कोई परीक्षा में सवाल नहीं पूछा जाएगा कि लेटर का डेफिनेशन बताइए, ग्रामर का डेफिनेशन बताइए या वर्ड का डेफिनेशन बताइए। ये सब मैंने आपको मात्र आपकी साधारण जानकारी के लिए बताया था। अब देखिए, इसके आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपने अगर स्क्रीनशॉट नहीं भी लिया है तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए। चलिए, अब बात करते हैं हम कि क्या ये वर्ड्स की बदौलत हम पूरी बात को कह सकते हैं? जी नहीं। जब भी आप किसी बात को कहेंगे, जैसे कि आई एम अ बॉय, तो यह आपका एक पूरा वाक्य हुआ।
कि मैं एक लड़का हूं। देखिए, अंग्रेजी में लिखने का एक तरीका या शैली होती है। वर्ड्स को जब अरेंज कर देते हैं जिसका एक मतलब मीनिंग निकलता है, यानी कि शब्दों, वर्ड्स को हिंदी में शब्द कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह, यानी कि अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस। सेंटेंस का ये डेफिनेशन हुआ कि शब्दों का एक सार्थक समूह जिसका एक मतलब निकले उसे हम वाक्य कहते हैं। सेंटेंस अर्थात वाक्य। आज हमारा यही चैप्टर है। तो चलिए, मैं आपके लिए एक अच्छी सी व्याकरण की किताब को उठाया हूं जिससे आपको समझ में आए। तो यहाँ जो शब्दों का एक लिखा हुआ है कि शब्दों के एक ऐसे समूह को जो एक निश्चित ढंग से क्रमबद्ध हो तथा पूर्ण अर्थ देता हो, सेंटेंस कहा जाता है। यानी कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर इन अ सर्टेन ऑर्डर गिविंग कंप्लीट सेंस। इतना भारी आपको याद नहीं रखना है, बस आप इतना याद रखिए, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड अ सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस जो होता है ना, कुछ हिस्सों में बटा होता है। सेंटेंस को मूल रूप से हम कहते हैं, पहले इसके पहले हम सेंटेंस को आपको बता देना चाहिए कि सेंटेंस टाइप्स बताना होगा जरूरी। देखिए, सेंटेंस जो होता है ना, इस सेंटेंस के जरिए हम बात बात को पूरा करते हैं। तो सेंटेंस को हम पहले इसके सेंटेंस के काइंड्स को देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, सेंटेंस मूल रूप से अगर कहे जाए तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला, असर्टिव सेंटेंस। कौन से? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। साधारण वाक्य जिनमें कि हम हाँ या ना के रूप में बात करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक अफर्मेटिव, अफर्मेटिव जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। दूसरा निगेटिव। निगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। देखिए, असर्टिव सेंटेंस के उदाहरण में हम देख सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में ये भी आ गया, आइए अब, या यू आर माई सिस्टर, ये आ गया अफर्मेटिव सेंटेंस का उदाहरण। लेकिन यदि मैं बोलूं कि यू आर नॉट माई सिस्टर, देखिए, यह नो, नो, नॉट, नेवर, ये सब लग जाने से वाक्य नकारात्मक या निगेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा। दूसरा आता है असर्टिव सेंटेंस के बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसा वाक्य जो आपको क्वेश्चन मार्क पर एंड करता है, जैसे कि व्हाट इज योर नेम। क्या बोले? व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो यह कहलाया आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य है, इससे हम किसी प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तीसरा जो होता है वह होता है आपको इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं कि यहां या तो हम कमांड देते हैं, या हम रिक्वेस्ट करते हैं, या हम ऑर्डर देते हैं किसी प्रकार का। जैसे कि मे आई कम इन, हो गया।
या फिर हम पूछे प्लीज शट द डोर। इस तरह के वाक्य इंपरेटिव वाक्य में आ गए। अब अगला अंतिम टाइप का सेंटेंस होता है, वह कहलाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। याद रखिए, एक्सक्लामेटरी मतलब हो गया जिसमें कि हम अपने भावों का, फीलिंग्स का वर्णन करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हुर्रे खुशी जताने के लिए, अलास दुख जताने के लिए, उग किसी घृणावाचक शब्द के लिए, वाव आश्चर्य बोध करने के लिए। तो ये सारे वाक्य ये सारे शब्द जिस वाक्य में रहते हैं उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। हम आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। जहां भी आपको कोई चीज दिक्कत लगे देखने के बाद आप कमेंट करके जरूर मुझसे पूछें। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा था एक वाक्य अभी, आई एम अ बॉय, ठीक है। आई एम अ बॉय, यहां पर लिखा है आई एम अ बॉय। यहां सबसे पहले जान लीजिए, आई बोलने वाला है या कहने वाला है, करने वाला है, जो भी है, मेन सबसे बड़ा कर्ता यही, और जो बाकी बचे सब, ये जो हो जाएगा ये कहलाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। ये कहलाएगा सब्जेक्ट, और जो बचेंगे वे कहलाएंगे प्रेडिकेट। तो इस प्रकार से एक सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का पहचान होता है कि ये वाक्य के पहले ही आ जाता है, ये वाक्य में पहले ही आ जाता है सबसे पहले, और ये कैपिटल लेटर में होता है। तो इस आधार पे हम सेंटेंस की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख सकते हैं कि अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अ always starts with a capital letter, ठीक है, and ends with a punctuation mark। अब आप बोलोगे पंक्चुएशन मार्क क्या होता है सर? फुल स्टॉप, ऐसे तो बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क होते हैं इसमें, लेकिन मेनली होता है फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क। इन दोनों से ही एक सेंटेंस कंप्लीट होता है, ठीक है। एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। तो चलिए अब हम इसके बारे में जानते हैं, ठीक है, लिख लिए। देखिए आगे कुछ सवाल है। यहाँ कुछ वाक्य लिख दे रहे हैं, इसमें आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को छांट सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, दिस बुक इज न्यू, ठीक है। अ बॉय लाइक्स यू, ठीक है। एट नाइट। तो यहां हम जानते हैं
सब्जेक्ट पहले आता है। तो आप खाली अब दिस को मत ले लीजिएगा, दिस का तब तक मतलब नहीं होगा जब तक यह बुक के साथ कंप्लीट ना हो जाए। इन सबको मैं सिखाऊंगा धीरे धीरे। देखिए दिस बुक यहाँ पर हो गया एक सब्जेक्ट, अ बॉय हो गया सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ डॉग्स हुआ सब्जेक्ट। और ये जो बच गए ये आपको प्रेडिकेट, ये आपको प्रेडिकेट, ये आपको प्रेडिकेट कहला है। ठीक है, ये सब्जेक्ट वो प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट वो प्रेडिकेट। तो चलिए इसको हम सब्जेक्ट कह सकते हैं, इसको प्रेडिकेट कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इस प्रकार से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चुने जाते हैं। इतनी जानकारी आपको रखनी आवश्यक है। अब यहां पर है कि कुछ शब्द जो पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमें जो जानना आवश्यक है वह ये है कि सेंटेंस में रिलेटेड सवाल अब कॉम्पिटिटिव लेवल पर कैसे पूछे जाते हैं, तो वो जान लीजिए। आपको यहां जानना होगा सिंटैक्स। आपको जो पढ़ना होगा वह है सिंटैक्स। पानी का टंकी नहीं है सिंटैक्स, समझे? ये सिंटैक्स है रूल। सिंटैक्स का मतलब हो गया रूल्स, नियम, ये संविधान है। इसमें जो है ना आपको इस सिंटैक्स के तहत पढ़ना पड़ता है सब्जेक्ट वर्ब के बीच का एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट, कि सब्जेक्ट और वर्ब कैसे मिलकर के चलते हैं। इसी को आगे पढ़ेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब होगा। इसके बाद की पढ़ाई हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक आप चैनल से जुड़े रहिए और इसी प्रकार शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।